हे एवरीवन, कैसे हो तुम सभी। आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। हम तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स की। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा चैप्टर जिसका नाम होने वाला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन तो आ ही सकता है, साथ में तुम देखोगे तो पूरी कैलकुलस के थ्रू आउट इसका यूज़ होता रहेगा। ये बेसिक चैप्टर में माना जाता है। ठीक है, कैलकुलस में जब तुम कैलकुलस को स्टार्ट करते हो, फर्स्ट चैप्टर जो तुम पढ़ते हो वो रहता है रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद में जस्ट बाद में तुम आईटीएफ पढ़ते हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, एंड इसका यूज़ पूरी कैलकुलस में रहता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तुम्हारी पूरी मैथमेटिक्स में हो सकता है, उसका किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही कैलकुलस के किसी भी चैप्टर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तुम्हें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। एंड बाकी सभी चैप्टर्स की तरह इसको भी हम इस सीरीज़ के अंदर फॉलो करने वाले हैं। सेंगेस सीरीज़ को फॉलो करके मैंने ये वाली जो सीरीज़ है बेसिकली सेंगेस के रिस्पेक्ट में हमने इस सीरीज़ में, मतलब कि सेंगेस के लिए ही ये पूरी सीरीज़ डेडिकेटेड है। सेंगेस बुक को ही, उसकी एक एक थ्योरी को वर्ड टू वर्ड हम अच्छे से देखेंगे, एक एक एग्जांपल को देखेंगे, कंसेप्ट, एप्लीकेशन, एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइजेस, ए टू जेड पूरी तुम्हारी सेंगेस को मैं तुम्हें देने वाला हूँ। सेंगेस एकदम अच्छे से हम समझने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, मैं इसमें तुम्हें सेंगेस की डायरेक्ट पीडीएफ नहीं दूंगा क्योंकि वो पायरेसी के अंदर आता है। तो तुम सेंगेस खरीदो, उसको खुद से रीड करो। कहीं पर भी डाउट है तुम्हें तो तुम उस चैप्टर का बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो तुम 2x पर इन लेक्चर्स को देख सकते हो, या फिर अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी तुम इन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो अपने हिसाब से तुम इस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, जो हमारी सीरीज़ है इसको फॉलो कर सकते हो। आई होप तुमने फंक्शंस पढ़ लिया होगा पहले, उसी के बाद तुम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे होगे, क्योंकि फंक्शंस का कुछ ना कुछ यूज़ आता रहेगा पूरे चैप्टर के अंदर। तो पहला लेक्चर रहने वाला है तुम्हारा वो बेसिक लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली इंट्रोडक्शन दूंगा मैं तुम्हें आईटीएफ के बारे में। एंड हम सभी आईटीएफ के ग्राफ को डिस्कस कर लेंगे। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारा पूरी कैलकुलस के थ्रू आउट। एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ग्राफ को भी हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे एक एक ग्राफ को। ठीक है, तो ये तुम्हारी सेंगे सीरीज़ रहने वाली है। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे तो ये तुम खरीद सकते हो, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो तुम्हें बोला गया है कि फॉर ए फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन है तुम्हारे पास में, ठीक है, मैं बेसिकली अलग से यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास में कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ए से बी में जो डिफाइंड है, एंड लेट से वो फंक्शन है तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास में कोई फंक्शन है तो उसके लिए हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए हम इन्वर्स फंक्शन या फिर उसका रिवर्स फंक्शन जो कि होता है तुम्हारा एफ इन्वर्स एक्स, क्या होगा, एफ इन्वर्स एक्स। इन्वर्स फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर -1 लगा देते हैं, ये बेसिकली उसकी पावर नहीं है। ठीक है, एफ इन्वर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1/f(x), इसको ऐसा मत समझ लेना। हम पूरे चैप्टर में इन्वर्स को डिनोट करने के लिए इस डिनोशन का यूज़ करेंगे साइन इन्वर्स एक्स के लिए, साइन टू द पावर -1x। तो ये 1/sin x के बराबर नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ लेना। तो इसमें कंफ्यूज मत होते रहना तुम बार बार, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है ताकि तुम बार बार इसके अंदर कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब इसके बाद में हम देखें तो जो एफ इन्वर्स एक्स है वो सेट बी से सेट ए के लिए डिफाइन होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेके तुम्हें अच्छे से बताना चाहूँ तो मान लो कि मैंने कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है ए से बी में, ठीक है, सच डैट कि y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये कोई फंक्शन है जो मैंने ए से बी में डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो जो मेरा एफ इन्वर्स होगा ना, एफ इन्वर्स को मैं डिफाइन करता हूँ, एफ इन्वर्स को मैं डिफाइन करता हूँ बी से ए में सच डैट, ठीक है, एक्स इक्वल टू होता है एफ वाई, या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि एफ इन्वर्स वाई बराबर होगा एक्स के। ठीक है, आई होप तुम यहाँ तक समझ रहे होगे। बेसिकली तुमने अगर फंक्शन पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा कि मैंने ये क्या लिखा है। मैंने लिखा है इसके अंदर, ये पेन तुम्हें दिख रहा है क्या, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है,
मैंने तुम्हारे लिए ये लिखा है कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो जो मेरा इन्वर्स फंक्शन होगा वो मैं सेट बी से सेट ए के लिए डिफाइन करता हूँ, उसका रिवर्स के लिए डिफाइन करता हूँ। हम बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं, इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन को देख रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रही है, तुम्हारा फंक्शन चैप्टर का है, जो कि इस चैप्टर के लिए प्री रेक्विजिट है। अच्छा, उसके बाद में है कि इन्वर्स डिफाइन करने के लिए तुम्हें कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, कि कौन कौन से सर्टेन रूल्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें अलग अलग तरीके की मैपिंग्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से लेकर बेसिकली यहाँ तक तुम्हें फंक्शन की डेफिनेशन ही दे रखी है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एक फंक्शन या फिर एक जो मैपिंग होती है वो होती है सेट ए से सेट बी में, सच डैट कि कोई भी जो एलिमेंट है तुम्हारा जो कि सेट ए में है, एक एलिमेंट जो कि तुम्हारा सेट ए में है, तो उसके लिए एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो सेट बी में होगा, सच डैट कि जो ए कोमा बी है वो तुम्हारा एफ के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। अगर तुमने फंक्शन पढ़ रखा है तो तुम्हें डेफिनेटली ये समझ में आया होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो तुम्हें नहीं आया होगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ इसके अंदर बेसिकली फिर भी क्या बोला है। हमें बोला गया है कि मान लो मेरे पास में कोई एक सेट ए है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 1, 2, 3, ठीक है। एंड मेरे पास में एक सेट बी है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 3, 4, 5, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रैंडम फंक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम, कि अगर मुझे एक फ़ंक्शन बनाना है, फ़ंक्शन किस तरीके से डिफ़ाइन होगा। अगर मैं लिखता हूँ कि एक फ़ंक्शन है जो ए से बी में डिफ़ाइंड है, सच डैट लेट से कि y इक्वल है, किसके बराबर कर सकते हैं, x+2 के, ठीक है। लेट से कि y इक्वल है x+2 के, ये 2 है, x+2 के बराबर है y। तो तुम क्या करोगे, इसका मतलब है कि मेरे पास में एक सेट है a, ये बेसिकली फंक्शनल मैपिंग है। एक सेट है मेरे पास में a, एक सेट है मेरे पास में b। मैंने इनके बीच में एक रिलेशन डिफ़ाइन कर दिया कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे x+2 करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं बोल देता हूँ स्मॉल ए, तो मेरा स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है ए को। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं बोल देता हूँ स्मॉल बी, तो मेरा स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है बी को। अब अगर मुझे देखना है कि ये y इक्वल टू x+2 एक फंक्शन है, तो इसके लिए इसको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या रूल है कि a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है स्मॉल ए का मतलब 1, 2, 3, ठीक है। तो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b के एलिमेंट्स के साथ मैप होने चाहिए, पहली बात तो। यानी कि a का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। इसको आगे एग्जाम्पल से मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा, अभी हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, बेसिकली तुम्हारे पास में इस केस में तुम्हारे पास में बन जाएगा x+2, तो 1+2 कितना होता है 3, तो 1 रिलेट हो गया 3 के साथ में, 2+2 होता है 4, 3+2 हो गया 5। तो ये तुम्हारे बेसिकली रिलेट हो गए, 1 का रिलेशन हुआ 3 के साथ, 2 का हुआ 4 के साथ, 3 का हुआ 5 के साथ। अगर मुझे फंक्शन को लिखना हो तो फंक्शन को मैं कैसे लिखूँगा कि जो मेरा फंक्शन है वो बेसिकली आएगा 1, 3, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे मेरे फंक्शन के अंदर, एंड 3, 5, तो ये बेसिकली मेरा फंक्शन होगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या बोला गया मुझे कि जो एक है वो मेरा 3 के साथ रिलेटेड है, ऐसे ही जितने भी मेरे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 वो सभी रिलेटेड है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक एलिमेंट एक ही चीज़ के साथ रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 को तुमने 4 के साथ भी रिलेट कर दिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास में, रिकॉग्नाइज़ करेगा क्या ये, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे ही देख लेंगे, इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो मान लो कि मेरे पास में एक सेट है ऐसा एंड एक सेट है ऐसा, इसको मैंने नाम दे दिया a, इसको मैंने नाम दे दिया b। यहाँ से मैं कोई भी मेरा फंक्शन है जिससे मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, कोई भी मेरा फंक्शन है, ठीक है,
फंक्शन कुछ भी है उससे हमें मतलब नहीं है। मान लो इधर मैंने लिखा A1, मान लो इधर मैंने लिखा A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स है। इधर मैंने लिखा B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स है। तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स लेकर दिखाऊंगा कि कौन कौन से हमारे फंक्शन हैं एंड कौन कौन से हमारे फंक्शन नहीं होंगे। जैसे अगर मैंने A1 को रिलेट किया B2 के साथ, A2 को B2 के साथ, एंड इस तरीके से अगर मैं रिलेट करता चला गया तो ये क्या मेरा फंक्शन है? हाँ, ये मेरा फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इस एलिमेंट, इस सेट का हर एक एलिमेंट क्या रिलेट हो रहा है? हाँ, रिलेट हो रहा है। अच्छा, तुम एक काम करो ना, तुम सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं एक बार, और एलिमेंट्स ही नहीं है, सिर्फ 4 एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है? तुम क्या मानो कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो है मेरे बच्चे, ठीक है, एंड सेट बी के एलिमेंट्स है मेरे पापा लोग, ठीक है? इस एग्जांपल, ये काफ़ी फेमस एनालॉजी है, ठीक है? अच्छे टीचर इससे तुम्हें समझा देंगे कि फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मान लो कि B1, B2, B3, B4 पापा है, A1, A2, A3, A4 बच्चे हैं, ठीक है? A5 भी ले लो, A6 भी ले लो, B5 भी ले लो, ठीक है? मान लो कि ये 5 मेरे पास में पापा हैं एंड 6 बच्चे हैं। तो अब क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में? अच्छा, 6 बच्चे हैं तो 6 ही पापा ले लो, ठीक है? अब एक हो गया कि A1 के पापा B1, A2 के पापा B2, A3 के पापा B3, ऐसे ही सोन, इनके पापा ये लोग हैं। तो हर एक बच्चे के पापा हैं? हाँ है, पहला रूल। ये कॉमन सेंस, बेसिकली अब तुम कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि हर एक बच्चे के पापा होने चाहिए और हर एक बच्चे के एक ही पापा होने चाहिए। हर एक ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और हर एक ए का एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अब तुम समझ रहे होगी इस बात को कि हर एक बच्चे के पापा होने चाहिए एंड हर एक बच्चे के एक ही पापा होने चाहिए, ठीक है? तो अब क्या हर एक बच्चे के पापा हैं? हाँ है। क्या हर एक बच्चे के एक ही पापा है? हाँ, एक ही पापा है। अच्छा, अगला केस लेता हूँ मैं। अगला केस लेट से मैंने लिया कि A1 के पापा है B2, A2 के पापा है B1, इसके पापा ये है, इसके पापा ये है, इसके पापा B5 है, A6 के पापा A6 है। तो अभी भी तुम देख सकते हो कि मैंने रैंडम कर दिया ऑर्डर को, पर हर एक बच्चे के पापा है एंड हर एक बच्चे के एक ही पापा है, तो यह अभी भी फंक्शन है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल मैंने लिया कि A1 लेट से मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अच्छा, या फिर ये वाला एग्जाम्पल लेने से पहले अपन क्या करते हैं, पहले ये कर देते हैं। अब क्या ये फंक्शन है? अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A6 के कोई पापा ही नहीं है। बिना पापा के बच्चा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि A1 रिलेटेड है B2 के साथ, A2 भी रिलेटेड है B2 के साथ, A3 भी रिलेटेड है B2 के साथ, A4 B4 के साथ, A5 B5 के साथ। क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। अब बच्चों को डाउट आ सकता है कि ये क्यों फंक्शन है। तो देखो, रूल क्या है? हर एक बच्चे के पापा होने चाहिए, हर एक बच्चे के एक ही पापा होने चाहिए। क्या A1 के पापा है? हाँ, A1 के पापा है। क्या A1 के एक ही पापा है? हाँ, A1 के एक ही पापा है। क्या A2 के पापा है? हाँ, A2 के पापा है। क्या A2 के एक ही पापा है? हाँ, A2 के एक ही पापा है। क्या A3 के पापा है? हाँ, A3 के पापा है। क्या A3 के एक ही पापा है? हाँ, A3 के एक ही पापा है। क्या A4 के पापा है? हाँ, A4 के पापा है। क्या A5 के पापा है? हाँ, A5 के भी पापा हैं। अच्छा, मैं इसको बनाना भूल गया बेसिकली। तो A6 के पापा भी लेट से B6 है। तो क्या इन सब के पापा लोग हैं? हाँ, इन सब के पापा लोग हैं। क्या इन सब के एक ही पापा लोग हैं? हाँ, इन सब के एक ही पापा लोग हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे B2 कैसे? तो भाई, एक पापा के 3 बच्चे तो हो सकते हैं ना। B2 के बच्चे हैं A1, A2, A3, एक पापा के 3 बच्चे। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये B1 रह गया, B3 रह गया, इनका क्या? तो भाई, हो सकता है किसी पापा ने बच्चे नहीं किए, तो वो भी उनकी मर्जी है, उसमें हम क्या करें? तो B1 और B3 के कोई भी बच्चे नहीं है, तो ये भी सही है ना। नेचर के रूल्स को तो वो नहीं कर रहा ना डिफाई। तो ये भी तुम्हारा फंक्शन है। गलत कब हो जाएगा? गलत तब हो जाएगा जब तुम्हारे A1 लेट से कि मैंने कुछ इस तरीके की हरकत कर दी। अब इसका मतलब क्या है कि A4, A5, A6 के तो पापा ही नहीं है, तो बिना पापा के बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए भी गलत हो गया। एंड जो A3 है उसके 3 पापा आ गए, 3 पापा का एक बच्चा कैसे हो सकता है? इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है? तो नॉट ए फंक्शन। आई होप अब तुम अच्छे से समझ गए होगे। मैंने तुम्हें फंक्शन समझाने पे बहुत टाइम दे दिया, ठीक है? अब तो बस ये उसकी डेफिनेशन ही दे रखी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो बेसिकली तुम्हारा सेट ए रहता है, सेट ए को तुम बोलते हो, सेट ए होता है तुम्हारा डोमेन, सेट बी होता है तुम्हारा कोडोमेन।
बच्चे कहते हैं सर हमने तो डोमेन और रेंज सुना है, कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन है जो जिस सेट में तुम रिलेट कर रहे हो, सेट ए के जो बच्चे रिलेट हो रहे हैं वो तुम्हारा डोमेन है, ठीक है। अच्छा, एंड जिन जिन के साथ में रिलेशन हुआ है, ठीक है, जिन जिन के साथ में रिलेशन हुआ है, जैसे B1 से B5 के साथ में, तो ये तुम्हारी होती है रेंज। B6 का कोई भी बच्चा नहीं है तो ये रेंज में ही नहीं है, ठीक है। अब आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर तुम्हारा ये 1 2 3 क्या है? तुम्हारा डोमेन। ये है तुम्हारी डोमेन। 3 4 5 ही तुम्हारा क्या है? यही तुम्हारा कोडोमेन भी है एंड यही तुम्हारा रेंज भी है। जब कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाता है तो इसी को तुम नाम दे देते हो, इसी को नाम दे देते हो तुम इनटू फंक्शन, सॉरी, इसी को नाम दे देते हो ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये हमने फंक्शन की बेसिक तुमने पूरा पढ़ लिया। यहाँ पर ये सब बेसिकली वही बोला कि एक लास्ट चीज़ हो रहा है कि बस ऐसे ही बोलने के लिए कि इसको इस तरीके से भी बोल देते हैं कि जो ये डोमेन है यही तुम्हारा प्री इमेजेस है एंड जो ये है ये तुम्हारी इमेजेस है, ठीक है। बस ये बोलने के लिए नाम है इनका कि 3 की प्री इमेज 1 है या फिर 1 की इमेज 3 है फंक्शन में, तो वो बस बोलने के लिए नाम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो अब कुछ केसेस तुम्हारी बुक में भी दे रखे हैं, उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले केस में अगर मैं इसको तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो पहले केस के अंदर x1 के पापा y1 है, x2 y2 से रिलेटेड है, x3 y3 से रिलेटेड है, x4 y4 से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज है, ठीक है। इसलिए इस फंक्शन को 1 1 बोलते हैं या फिर इंजेक्टिव, ठीक है। यानी कि हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज है, हर एक पापा का एक ही बच्चा है, उस फंक्शन को बोलते हो तुम 1 1 या फिर इंजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, आई होप तुमने ये बात समझ ली होगी। सच फंक्शन इज कॉल्ड। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पर जो रेंज है वही तुम्हारा कोडोमेन है। अगर रेंज तुम्हारे कोडोमेन के बराबर है तो इसको तुम ऑन टू बोलते हो या फिर सर्जेक्टिव। तो ये दोनों बेसिकली एक ही नाम है एंड ये दोनों बेसिकली एक ही नाम है। जो फंक्शन तुम्हारा 1 1 और ऑन टू होता है उसको तुम बोलते हो मिलाकर बाइजेक्टिव फंक्शन। ये तुमने फंक्शन में आई होप पढ़ रखा होगा। तो ये तुम्हारा केस 1 था। केस 2 की बात करें अगर हम, अरे यार पूरा जाएगा क्या? अगर हम केस 2 की बात करें ठीक है, अगर हम केस 2 की बात करना चाहें तो केस 2 में तुम्हें दिख रहा होगा कि x1 और x2 के एक पापा है y1, x3 के भी पापा है, x4 के भी पापा है, लेकिन y4 का कोई बच्चा नहीं है। तो ये भी फंक्शन है। इसके अंदर अगर रेंज की बात करें तो रेंज होगी तुम्हारी y1, y2, y3, ये हो गई तुम्हारी रेंज। डोमेन ये वाला पूरा तुम्हारा सेट हो गया, ठीक है। एंड कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन होगी तुम्हारी y1, y2, y3, उसमें y4 भी आ जाएगा, वो तुम्हारा पूरा सेट B होगा, ठीक है। अच्छा, और ऐसे फंक्शन जिसके अंदर एक पापा के एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, किसी भी एक पापा के एक से ज़्यादा बच्चे हो जाएं तो उसको तुम बोलते हो मैनी वन फंक्शन। एंड अगर एक भी पापा के बच्चे नहीं हैं तो उसको तुम बोलते हो इनटू। तो ये होगा तुम्हारा मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, ठीक है। आई होप तुमने ये बात समझ ली होगी। उसके बाद में अगर हम केस 3 पर चलें तो केस 3 है तुम्हारा कि x1 x2 के एक पापा है, y1 x3 के एक पापा है। तो यहाँ पर भी y1 के बेसिकली 2 बच्चे हो गए तो इसलिए ये मैनी वन हो गया, ठीक है। एंड उसके अलावा जो रेंज तुम्हारी है वो कोडोमेन के बराबर है, यानी कि तीनों पापा के बच्चे हैं, इसलिए ये तुम्हारा ऑन टू हो गया या फिर सर्जेक्टिव भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। आई होप तुमने इतनी बात समझ ली होगी एकदम अच्छे से। तो इसको वापस से लगा देते हैं। इसकी PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी ये PPT बन रही है अभी, ठीक है। वहाँ से तुम पढ़ सकते हो इसको अच्छे से, अगर तुम बाद में देखना चाहो तो, या फिर नोट्स वगैरह बनाना चाहो। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसमें y4 का कोई भी बच्चा नहीं है, तो ये तुम्हारा कैसा फंक्शन हुआ? ये तुम्हारा फंक्शन हुआ इनटू एंड हर एक से ही रिलेटेड है, तुम देख रहे होगे। तो ये हो तुम्हारा 1 1 फंक्शन। अच्छा, अब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर तुम्हें क्या बताया गया है कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का
इन्वर्स बनाना है तो मुझे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स बनाने के लिए मेरी क्या कंडीशन रहती है कि अगर मैं कोई मेरे पास में फंक्शन है जो a से b है तो f इन्वर्स b से a होगा, है ना। जब वो b से a जाएगा तो तुम्हें दिख रहा होगा कि b तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पर डोमेन, लेकिन b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर है रेंज, b यहाँ पर है कोडोमेन। इसको एक अगले पेज पर समझ लेते हैं अच्छे से कि अगर मेरे पास में एक फंक्शन है a से b तो f इन्वर्स मैं डिफ़ाइन करता हूँ b से a, ये बात मुझे पता है, ठीक है। अगर b यहाँ पर मेरा क्या है, b यहाँ पर मेरा बनेगा डोमेन, यानी कि b का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, ठीक है। b का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, तो ये मेरी कंडीशन रहेगी, तभी ये फंक्शन होगा। इसके लिए जो ये कोडोमेन है इसको इसका डोमेन बनना पड़ेगा, एंड जो यहाँ पर डोमेन है इसको इसका कोडोमेन बनना पड़ेगा, कोडोमेन। और बेसिकली वो रेंज ही बनेगा, क्योंकि फंक्शन हम सिर्फ इन्वर्स फंक्शंस, ये नोट करके तुम लिख सकते हो कि इन्वर्स फंक्शंस आर डिफाइंड ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस, कि इन्वर्स फंक्शन सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए ही तुम डिफाइन करते हो, यानी कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही इन्वर्स फंक्शन तुम डिफाइन कर सकते हो। यानी कि इन्वर्स बनाने के लिए जो तुम्हारा फंक्शन है उसको 1 1 होना पड़ेगा और ऑन टू होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसको इंजेक्टिव भी होना पड़ेगा एंड उसको सरजेक्टिव भी होना पड़ेगा, यानी कि उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। आई होप अब तुम इस बात को समझ रहे होगे पूरी राम कथा को। अगले पेज पर चलते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर तुम देखोगे तो इसको तुम रीड कर लेना अलग से, मैं तुम्हें इसका क्रिस्प बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूँ मान लो y इक्वल टू साइन एक्स की, तो जो मेरा साइन एक्स है, साइन एक्स बेसिकली मेरा पीरियोडिक फंक्शन है ना। अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ की ही बात कर लूँ तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, रफली बना रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, अरे भाई, ठीक है। तो काफ़ी रफ ग्राफ बनाया है मैंने, साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इसको एनालाइज करना चाहूँ तो तुम देख रहे होगे कि a की y के लिए कितनी सारी x की वैल्यूज़ आ रही है, तो ये तो मैनी वन है ना। तो मेरा साइन एक्स कैसा फंक्शन है, मैनी वन। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं इसके कोडोमेन की बात करूँ, ठीक है, तो ये जाता है -1 से +1 से -1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसका इन्वर्स तो बन नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ चालाकी करता हूँ और मैं इसका इन्वर्स बनाने के लिए, मुझे तो इन्वर्स चाहिए, ठीक है, मुझे तो इन्वर्स चाहिए, तो मैं इसका इन्वर्स बनाने के लिए इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। मैं सिर्फ बात करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के फंक्शन की, मैं सिर्फ इतने पार्ट की ही बात करूँगा, ठीक है। इतने से पार्ट के लिए अगर तुम देखोगे, इतने से पार्ट के लिए ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, ठीक है, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो यहाँ तक के लिए मैं इसका जो इन्वर्स है वो डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ इतने से साइन एक्स की बात करूँगा एंड इतने से साइन एक्स के लिए ही मैं साइन इन्वर्स एक्स को डिफ़ाइन करूँगा। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर आपने इतने से की बात क्यों करी, आप इतने की भी बात भी कर सकते थे। तो हाँ, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कितने की भी बात करो, बस अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इतने को हम स्टैंडर्ड मानेंगे, इसके लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर तुम पढ़ना चाहो, कि हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक है, हैंस मैनी वन, यानी कि वो मैनी वन होते हैं। तो उनका इन्वर्स डिफाइन करने के लिए अपने को उनके जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और उनको इंजेक्टिव बनाना पड़ेगा। जैसे साइन का एग्जांपल ले लो, तो जो साइन का डोमेन होता है वो -1 से 1, जो साइन इन्वर्स एक्स का जो साइन फंक्शन का डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, x बिलोंगिंग टू r साइन x का डोमेन होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपनों को एंड जो उसकी रेंज होती है, बेसिकली रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज तुम्हें पता है -1 से 1 होती है साइन एक्स की। अगर हम उसके डोमेन को -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्या मतलब है इसका, कि साइन इन्वर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है मेरा। अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूँ -π/2 से π/2, अगर मैं सिर्फ इतने की ही बात करूं, अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट की ही बात करूं, अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँ तो शायद ये अच्छे से दिख जाए।
अगर मैं सिर्फ इतने से फंक्शन की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे पास में तुम देख सकते हो कि साइन फंक्शन को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ इनमें से किसी भी इंटरवल में -π/2 से π/2 में कर दिया, π/2 से 3π/2 में कर दिया, यानी कि तुम इतने से के अलावा इतने की भी बात कर सकते हो, इतने की भी बात कर सकते हो, पर हम जनरली इतने की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो तुमने इनमें से किसी की भी बात करी तो वो 1 भी है और उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी, इसलिए हम उसका इन्वर्स डिफाइन कर पाएंगे। अच्छा, अब हर एक इंटरवल में तो अब अपने जो साइन इन्वर्स एक्स का है उसको हम डिफाइन करते हैं, जिसका डोमेन है -1 से 1 और जिसकी रेंज इनमें से कुछ भी हो सकती है रिस्पेक्टिवली कि आपने क्या डिफाइन किया है। अच्छा, कोरस्पॉन्डिंग टू ईच इंटरवल। ठीक है, हो आई होप तुम यहाँ तक समझ गए होगे। अच्छा, तो प्रिंसिपल वैल्यू मैंने तुम्हें बता दिया था किसको बोलते हैं। तो जो साइन इन्वर्स एक्स है उसको हम फाइनली इस तरीके से लिखते हैं कि जो साइन इन्वर्स है वो -1 से 1 से लेकर, यानी कि उसकी ये डोमेन है, इससे लेकर -π/2 से π/2 में डिफाइन होता है। ठीक है, इसीलिए जो रेंज है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब ऐसे ही तुमने बाकी सभी को डिफाइन कर रखा है एंड बाकी सभी को डिफाइन करके तुम्हारे पास में ये वाला चार्ट निकलता है बेसिकली कि जो साइन इन्वर्स एक्स का है उसका जो डोमेन है वो -1 से 1 है एंड उसकी जो रेंज है वो ये है, यानी कि मैंने y = sin x के ग्राफ के डोमेन में ये सब डाला एंड उसके लिए मैंने ये वैल्यूज़ ले ली। ऐसे ही कोस इन्वर्स एक्स के लिए -1 से 1 एंड 0 से पाई उसकी रेंज है, tan इन्वर्स एक्स के लिए डोमेन r है, कोट इन्वर्स के लिए भी डोमेन r है, सेक इन्वर्स के लिए -1 से -1, -∞ से -1 तुम्हारा डोमेन रहता है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x < -1 यूनियन x > 1। ठीक है, एंड ये उनके लिए करस्पॉन्डिंग रेंजेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक नोट की भी बात करते हैं अपन कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तुम्हारे उनको अपन ऑफन आर्क फंक्शंस भी बोलते हैं, यानी कि तुम साइन इन्वर्स एक्स को आर्क साइन एक्स भी बोलते हो। ठीक है, ऐसे ही कोस इन्वर्स एक्स को आर्क कोस एक्स बोला जाता है। सिमिलरली tan इन्वर्स एक्स को आर्क tan एक्स बोला जाता है एंड आगे तुम समझ गए। सिमिलरली तुम कोट एंड कोस एक्स के लिए भी ये कर सकते हो। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एकदम अच्छे से समझाना चाहूँ इस बात को, ये बात तुम्हें कम ही बुक्स में मिलेगी एंड सेंगेज इज़ वन ऑफ देम, इसलिए मुझे सेंगेज काफ़ी अच्छी बुक लगती है। बेसिकली आर्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उससे तुम्हें इन्वर्स की ही वैल्यू पता लगती है। इसका कलर कुछ डार्क कर देते हैं यार। ठीक है, इसका कलर डार्क से ही है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको तुम्हें अच्छे से दिखाना चाहूँ तो तुम देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको थीटा ले रखा है, तो ये वाली लेंथ मेरी हो जाएगी साइन। ठीक है, ये मेरी हो जाएगी साइन, ये मेरी हो जाएगी सीकेंट एंड जो तुम्हारा ये होगा तुम्हारा आर्क लेंथ। ठीक है, ये मैंने बेसिकली यहाँ पर टेंजेंट बना रखी है। जो तो तुम्हारा आर्क लेंथ होता है, ठीक है, एल बराबर होता है तुम्हारा आर इंटू थीटा के। अगर तुम्हारा आर 1 है तो एल बराबर आ जाएगा सीधा तुम्हारा थीटा के। ठीक है, इसीलिए तुमने इसको आर्क साइन एक्स डिफाइन कर दिया। बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारा थीटा ही होता है। साइन एक्स मान लो कि तुम्हारा वाई, साइन एक्स मान लो कि तुम्हारा ए है, तो इसको उधर भेजो, एक्स बन जाता है तुम्हारा साइन इन्वर्स ए। तो यहाँ पर एक्स क्या था? थीटा था, एक एंगल था, तो साइन इन्वर्स ए भी क्या हुआ तुम्हारा? एक एंगल ही हुआ एंड वो मुझे क्या दे रहा है? वो ये आर्क लेंथ दे रहा है। ठीक है, आई होप अब तुम इस कंसेप्ट को समझ गए होगे कि इसको आर्क क्यों बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली इतना सही कंसेप्ट है कि इसको आर्क भी बोला जाता है। तो इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि यहाँ पर x बराबर आर्क ऑफ साइन, इसको तुम लिख सकते हो आर्क साइन एक्स, जिसको तुम थीटा बोलते हो, या फिर इसको साइन इन्वर्स एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप तुम समझ गए होगे। तो ग्राफ्स को हम इस लेक्चर के पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट बी। ग्राफ्स
will be discussed in पार्ट बी ऑफ लेक्चर 1। ठीक है, तो लेक्चर 1 के पार्ट बी में हम इसके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन को, वरना बड़ा खिंच जाएगा। तुम इतना पढ़ो एंड अच्छे से मंथन करो, रीड करना। ये बेसिकली मैंने तुम्हें फर्स्ट पेज पढ़ा दिया है तुम्हारी सेंगेस का, एंड सेकंड पेज का एक कॉलम पढ़ा दिया है। ठीक है, एक टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, काफ़ी बड़ा था क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी डिटेल पे पढ़ाया है। अगर तुम्हें आता था तो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो, ग्राफ वाला पार्ट अच्छे से देखना, उसके बाद में हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पर भी चलेंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।